हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेएस लर्निंग रूम। जैसे आप जानते हो कि इस चैनल पे फ़िज़िकल एजुकेशन रिलेटेड जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो सीबीएसई स्कूल्स में +1 एंड +2 फ़िज़िकल एजुकेशन को होता ही है कि फर्स्टली हमें जानना है कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल when an object is thrown into the space either horizontally or at an acute angle under the action of gravity is called a projectile। तो जो फिज़िक्स पढ़ते हैं बच्चे, जिन्होंने फ़िज़िक्स वगैरह ले रखी है, उनको तो ईज़िली समझ लगता है ये सारी चीज़ें। बाकी अदर स्ट्रीम के बच्चे भी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम एयर में थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो वो दो चीज़ों पे इफ़ेक्ट मतलब कि डिपेंड होता है। एक तो हमारा जो किसी भी लेवल का पीजीटी, टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम या पीटीआई का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल। हम प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है और इस पे कौन से फैक्टर जो इफ़ेक्ट डालते हैं। हॉरिजॉन्टली होता है, मींस हॉरिजॉन्टली, और एक होता है वर्टिकल। तो मींस कोई भी चीज़ हम थ्रो करेंगे उसने कुछ हाइट अचीव करनी होती है और वो कुछ डिस्टेंस अचीव करता है। हाइट तो उसका जो होगा वर्टिकली जाएगा और जो हॉरिजॉन्टली है वो डिस्टेंस उसका जो होगा वो कवर करेगा। तो मींस दो इस पे कंपोनेंट इफेक्ट डालते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो एक रास्ता ये तय करती है चीज़, एक पाथ बनाती है, उसको हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। उसको आगे पढ़ेंगे। जैसे अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ द ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हेन इट इज़ प्रोजेक्टेड इन एयर। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी हम वस्तु को हवा में उसको मूव करते हैं जहाँ मोशन में लेके आते हैं, तो वो जो हवा में एक पाथ बना के डिस्टेंस कवर करता है, उसी चीज़ को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो इसमें जो एक मेन पॉइंट है वो है ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी क्या होती है? इज़ अ पाथ ऑफ मोशन अलोंग विच द प्रोजेक्टाइल ट्रैवल। तो आपको पता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है हवा में फेंकेंगे तो उसने जो डिस्टेंस कवर करना है एक रास्ते पे होके जाएगा, मीन्स एक पाथ वो सिलेक्ट करेगा ऐसे। तो इस पाथ को हम, वो चाहे पाथ ऐसा बने चाहे ऐसा बने, ठीक है, चाहे ऐसा बने, कोई भी पाथ बने, उसको हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। उस ऑब्जेक्ट की ट्रैजेक्टरी होती है, ठीक है, उसको हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। क्लियर है? तो एक और पॉइंट आता है हमारा, वो आता है कि पैराबोला क्या है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पैराबोला क्या है। तो बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हवा में मोशन में आएगा, मूव करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और जिस पाथ पे होके, वो जो रास्ते पे होके जाएगा, एक पाथ बनाएगा ऐसे, तो उस पाथ को हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। और पैराबोला क्या है बेटा? एक पैराबोला इज़ द सिमेट्रिकल ओपन प्लेन कर्व formed by the projection motion with the plane parallel to its side। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये दो पॉइंट है, यहाँ से कोई चीज़ को, ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्टाइल किया है, तो वो ऐसे जाके यहाँ पर गिरेगा, ठीक है। तो ये हमारा सरफेस है। तो जो इस तरीके की कर्व बनती है ना, जो पैरेलल दोनों साइड पे इक्वल हो, तो उस पाथ को हम पैराबोला बोलते हैं। जो सिमेट्रिकल इक्वल हो बोथ साइड पे, उस पाथ को, उस ट्रैजेक्टरी को हम पैराबोला बोलेंगे। अदरवाइज़ कोई जो ट्रैजेक्टरी ऐसे बनेगी छोटी सी, जहाँ टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, उसको हम ट्रैजेक्टरी बोलेंगे। क्लियर है बेटा? फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लाइट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मीन, जो प्रोजेक्टाइल है, कोई भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टेड करते हैं, उस पे कौन से फैक्टर जो इफेक्ट डालते हैं। तो टोटल 6 फैक्टर है जो इफेक्ट डालते हैं। वो फर्स्ट है हमारा ग्रेविटी। आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट को हम हवा में फेंकेंगे तो वो
ग्रेविटी के कारण नीचे आएगी, उसका इफेक्ट पड़ता है। सेकंड है एयर रेजिस्टेंस, थर्ड है स्पीड ऑफ रिलीज, एंगल ऑफ रिलीज एंड हाइट ऑफ रिलीज, एंड लास्ट वन द स्पिन। हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे कि कैसे ये चीज़ें इफेक्ट डालती हैं प्रोजेक्टाइल। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ टूवर्ड्स इट इज़ द सेंटर ऑन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हवा में उछालेंगे, चाहे वो वर्टिकली हो चाहे हॉरिजॉन्टली हो, तो वो अर्थ की साइड में मीन्स अट्रैक्शन होती है, खींची जाती है। वो कौन सी फोर्स है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आती है। द ग्रेटर ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अपॉन इट। मीन्स जितना भी ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ही उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर ज़्यादा अफेक्ट करेगा, उतनी ही वो जल्दी चीज़ नीचे आएगी। तो ग्रेविटी will affect a projectile as it will decrease the height the projectile can be obtained। मीन्स जो ग्रेविटी फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके ट्रेजेक्ट्री पे इफेक्ट डालेगी, उसको जल्दी नीचे लेके आने में हेल्प करेगी। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट टू स्टॉप इट अपवर्ड मूवमेंट। तो जो ग्रेविटी है, किसी चीज़ को हम अगर ऊपर की तरफ उछालते हैं या ऐसी ऊंचाई में उछालते हैं तो उसकी हाइट को रोकने के लिए जो ग्रेविटी है अफेक्ट डालेगी। मीन्स वो हाइट कम ले पाएगा ग्रेविटी के कारण, एंड वो बैक टू अर्थ मीन्स एक हाइट जितनी फोर्स लगी है उस पर उतनी वो हाइट इंक्रीज करेगा, उसके बाद वो धरती पे वापस आना शुरू कर देगा अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी फोर्स। लिमिटेड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जो वर्टिकल मतलब कि ऑब्जेक्ट की वर्टिकल जो डायरेक्शन है उसको लिमिटेड कर देता है ग्रेविटेशनल जो फोर्स है। तो आप एग्जांपल में ये देखेंगे, जो दो एग्जांपल दी हुई है आपको। फर्स्टली ये लॉन्ग जंप लगा रहा है बच्चा, तो जब जैसे ही दौड़ के आया है इस पर फर्स्टली एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ा है और दूसरा ग्रेविटी उसके वेट का, ठीक है। वेट के कारण वो ऐसे नीचे आके यहाँ पर लैंड कर जाएगा, वो इफेक्ट ग्रेविटी का है। ऐसे ही बॉल है, बास्केटबॉल में जैसे किसी प्लेयर ने बॉल को डालने में उसको थ्रो किया है तो कुछ ये वर्टिकल हाइट इंक्रीज़ की है उसने, उसके बाद वो ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे आना शुरू होगी और वो मतलब कि जो शॉट है वो बकेट में डल जाएगा। तो इस तरीके से जो ग्रेविटी है इफेक्ट डालती है किसी भी प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट पे। आ रहा है एयर रेजिस्टेंस। जो सेकंड फैक्टर है वो है एयर रेजिस्टेंस। आपको पता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में मूव करेगा, मोशन करेगा, तो उस पर हवा का जो रेजिस्टेंस मीन उसके स्पीड के या उसकी डायरेक्शन के अपॉन ऑपोजिट मतलब कि उसका हवा रेजिस्टेंस इफेक्ट करेगा। तो इसमें क्या है, एज अ प्रोजेक्टाइल मूव्स थ्रू द एयर इज़ स्लो डाउन बाय एयर रेजिस्टेंस। कोई भी चीज़ अगर हमने हवा में थ्रो की है तो हवा के रेजिस्टेंस के कारण उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। एयर रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो कोई भी हमने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली उसको फेंका है, प्रोजेक्टाइल किया है, तो उसके रेजिस्टेंस उसको डिक्रीज कर देगा उसकी प्रोजेक्टाइल को। द इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल बट इज़ द नीडेड टू टेकन इन द कंसिडरेशन ऑफ इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने हवा में उसको प्रोजेक्ट किया है, उसके हवा का रेजिस्टेंस को हमने कम करना है कि उस पर इफेक्ट कम डाले, तो कुछ पॉइंट हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट है सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। मीन्स जो सरफेस का वॉल्यूम है वो भी इफेक्ट डालता है कोई भी ऑब्जेक्ट की हवा की मोशन में। जैसे मतलब कि जितना उसका सरफेस एरिया होगा ज़्यादा, उतना उस पर हवा का रेजिस्टेंस ज़्यादा पड़ेगा, और जितना उसका वॉल्यूम रेशो सरफेस का कम होगा उतनी उस पर हवा की रेजिस्टेंस
कम पड़ेगी। जैसे आपने देखा है कि एक जेवलिन थ्रो होती है आगे से, वो नुकीली होती है, ऐसे नुकीली इसलिए बनाई जाती है ताकि उस पर हवा का रेजिस्टेंस कम लगे और वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए। ठीक है, तो जितने भी फास्ट व्हीकल हैं, जितने भी तेज़ी से चलने वाले ऑब्जेक्ट हैं जो फेंकने दूर हैं, उनके जो सरफेस को रेशो को कम रखना पड़ता है, आगे से नुकीला रखना पड़ता है ताकि उस पर हवा का रेजिस्टेंस कम पड़े। सेकंड है द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का सरफेस है वो भी इफ़ेक्ट डालता है एयर रेजिस्टेंस को कम करने या ज़्यादा करने में। अगर ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो स्मूथली इक्वल होगा तो उस पर हवा का रेजिस्टेंस कम लगेगा, और जितना वो रफली खुरदरा सा होगा उतना ही उस पर ज़्यादा ग्रेटर रेजिस्टेंस लगेगा, जिसके कारण उसकी स्पीड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड भी इफ़ेक्ट डालती है हवा के रेजिस्टेंस पे। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमें हवा में प्रोजेक्टेड किया है उस पर जितनी ज़्यादा स्पीड लगाएंगे उतना उसके रेजिस्टेंस कम लग पाएगा और वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा, और जितना हमने रेजिस्टेंस स्पीड कम दी है वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगी हवा के रेजिस्टेंस का। तो ये जैसे स्पेस शटल है, एग्ज़ाम्पल दी हुई है स्पेस शटल की, तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल है स्पीड की। तो फिफ्थ जो इफ़ेक्ट डालता है वो है मास। ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उतना उस पर हवा का रेजिस्टेंस कम लगेगा, और जितना लाइट वेट होगा उतना हवा का रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दी है इसमें एक फीदर की और एक स्टोन की, दोनों को इक्वल हाइट से नीचे फेंका जाए तो जो स्टोन है, मान लो ये स्टोन है तो ये फीदर है, तो इक्वल हाइट से उनको फेंका जाए तो स्टोन बहुत जल्दी नीचे आएगा क्योंकि उस पर हवा का रेजिस्टेंस कम लगेगा अकॉर्डिंग टू वेट, और जो फीदर है वो धीरे धीरे नीचे आएगा अकॉर्डिंग टू स्टोन, क्योंकि इस पर हवा का रेजिस्टेंस ज़्यादा लगता है वेट कम होने के कारण। तो ऐसे ही आपने देखा होगा बैडमिंटन की जो शटल होती है उसमें से हवा क्रॉस होने के कारण और उसकी शेप ऐसी होने के कारण उस पर हवा का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। चाहे जो बैडमिंटन प्लेयर है जितना मर्जी तेज़ी से उसको मतलब शॉट मारे तो वो ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट है मास का हवा के रेजिस्टेंस पे। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा है स्पीड ऑफ रिलीज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो मीन्स जो भी किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू पर यूनिट के टाइम के हिसाब से जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। स्पीड और वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्टेंस। जो स्पीड और वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के साथ सीधी रिलेट करती है। द ग्रेटर द स्पीड ऑफ रिलीज द ग्रेटर द कॉल एंड डिस्टेंस कवर्ड इन फ्लाइट। इट इज़ द डिवाइड इनटू द टू कंपोनेंट्स। तो ये मेनली दो कंपोनेंट पे डिवाइड करती है स्पीड को रिलीज़ करने पर। एक तो ये होता है वर्टिकल वेलोसिटी है, दूसरी है इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस पे जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी ये चीज़ की ट्रेजेक्ट्री बनेगी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है जो स्पीड इफेक्ट डालेगी उसकी ट्रेजेक्ट्री पे। दिस वुड बी एन एडवांटेज इन स्पोर्ट्स विच प्राइमली रिक्वायर्ड गुड डिस्टेंस। मतलब कि ये जो स्पीड ऑफ रिलीज है मोस्टली उन गेम्स में, उन स्पोर्ट्स में ज़्यादा रिलेट करती है जिसमें ज़्यादा डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लॉन्ग जंप, स्काई जंप एंड वोल्ट एंड जिम्नास्टिक। तो इसमें हमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे शॉर्ट पुट भी इसकी एग्जांपल हो सकती है, जितनी तेज़ी से हम स्पीड से रिलीज़ करेंगे उतना वो तेज़ जा पाएगा, दूर जा पाएगा। तो इस पे क्या है स्पीड ऑफ रिलीज़ का इफेक्ट पड़ता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो नेक्स्ट हमारा है एंगल ऑफ रिलीज़। जो नेक्स्ट फैक्टर है जो इफेक्ट डालता है प्रोजेक्टाइल पे वो है एंगल ऑफ रिलीज़। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्टेड करेंगे तो उसका डिस्टेंस बाकियों से ज़्यादा होगा। एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ थ्रो with different angles cover different distance. The distance covered by the same object will be different when it is the thrown at 30 degree and 60 degree.
तो इसमें होल यही बताया हुआ है, अगर हम डिफरेंट एंगल से किसी चीज़ को सेम स्पीड डिस्टेंस मतलब कि थ्रो करेंगे तो उनका जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा। अगर 45 डिग्री एंगल पे हम उसको रिलीज़ करेंगे तो वो मतलब कि बेस्ट होगा दूसरों के अकॉर्डिंग। तो इफ़ द रिलीज एंगल इज़ मोर और लेस देन 45 देन इज़ शॉर्टर, डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन द एदर द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस। तो ये आप एक फुटबॉलर की एग्जांपल दी है, अगर वो ऊपर वर्टिकल की साइड 90 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल की साइड वो 0 डिग्री है। अगर वो ऊपरली साइड ज़्यादा एंगल पे वो थ्रो करेगा तो उसका डिस्टेंस भी कम जाएगा, और जो 45 से नीचे 30 डिग्री या तो 25 डिग्री पे करेगा उसको प्रोजेक्टेड, तो भी उसका डिस्टेंस कम जाएगा। अगर वो 45 डिग्री सेंटर में अगर वो इस एंगल पे प्रोजेक्टेड करेगा किसी ऑब्जेक्ट को तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल है शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो। ये मोस्टली आपने देखा होगा कि 45 डिग्री एंगल पे ही इसका बेस्ट थ्रो माना जाता है, बेस्ट एंगल माना जाता है थ्रो के लिए। तो नेक्स्ट है हाइट ऑफ रिलीज। तो हाइट ऑफ रिलीज के लिए ये भी फैक्टर है जो इफेक्ट डालता है प्रोजेक्टाइल पे। द हाइट ऑफ रिलीज रेफर टू द हाइट एट विच एन ऑब्जेक्ट इज द रिलीज रिलेटिव टू इट इज़ लैंडिंग पॉइंट। जो लैंडिंग पॉइंट है उसकी हाइट, जो ऑब्जेक्ट है किस हाइट से थ्रो किया गया वो भी इफेक्ट डालता है। इफ़ द एंगल ऑफ रिलीज एंड द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, अ प्रोजेक्टाइल थ्रो फ्रॉम द ग्रेटर हाइट of release will travel further than one throw from a lower height of release। तो कहने का मतलब इनका ये है कि अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी सेम स्पीड के साथ अलग अलग पॉइंट से, मीन्स एक हाइट वाले और एक लोअर पॉइंट से अगर रिलीज़ करेंगे तो जो हाइट वाली पॉइंट से रिलीज़ किया गया है उसका डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, और जो लोअर पॉइंट से रिलीज़ किया गया उसका डिस्टेंस कम होगा। तो इसीलिए बोलते हैं स्पोर्ट्स में जिनकी हाइट ज़्यादा होती है उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। हाइट ऑफ रिलीज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ लैंडिंग, द ऑप्टिमम एंगल ऑफ रिलीज 45 डिग्री। दिस सिक्योर इन द शॉकर। शॉकर हम फुटबॉल को बोलते हैं। व्हेन द बॉल इज किक्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड लैंड ऑन द ग्राउंड, मीन्स फुटबॉल को अगर हम किक करते हैं ग्राउंड से, मान लो ये फुटबॉल है, इस ग्राउंड से इसको किक करते हैं तो ऐसे ये किक लगा के और इसी ग्राउंड पे ये गिरेगी, तो इसको बोलते हैं 45 डिग्री एंगल पे उसको रिलीज़ किया गया है, और वो डिस्टेंस जाके जो लैंड करेगी मतलब कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और लैंड पे ही गिरेगी, तो उसका 45 डिग्री एंगल हो सकता है। सेकंड में क्या कहा गया है, व्हेन द हाइट ऑफ रिलीज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ लैंडिंग। तो मीन्स जो है रिलीज की हाइट ग्रेटर है हाइट ऑफ लैंडिंग से। ठीक है, मान लो एक हाइट से ऐसे रिलीज किया गया है किसी चीज़ को कम हाइट वाली से, जैसे कि हैमर थ्रो की एग्जांपल है। ठीक है, हैमर थ्रो की एग्जांपल मान लेते हैं हम, डिस्कस थ्रो की हम एग्जांपल मान लेते हैं। तो ये सारी एग्जांपल क्या है कि उसको हाइट से, मीन्स जब हम हैमर थ्रो करते हैं, रिलीज़ करते हैं, डिस्कस थ्रो करते हैं, तो वो उसके लैंडिंग पॉइंट से हाइट ऊंची होती है, इसलिए उसका जो एंगल है वो क्या होगा, मीन्स 45 से कम का होगा, इसलिए उसका भी इफेक्ट उसके डिस्टेंस पे पड़ता है। थर्ड में कहा गया है कि व्हेन द हाइट ऑफ रिलीज इज़ लेस देन द हाइट ऑफ लैंडिंग इज़ अ बंकर शॉट इन द गोल्फ, द ऑप्टिमम एंगल ऑफ द रिलीज इज़ द मोर देन 45 डिग्री। तो इसमें ये बोला गया है कि लैंडिंग पॉइंट से अगर वो मतलब कि जो रिलीज़ की हाइट है वो कम होगी। आपने देखा होगा गोल्फ में एक बंकर बनाता है, बंकर मीन्स खड्डा सा बनाता है नीचे से उसको शॉट मारते हैं
मीन्स उसका जो एंगल होता है वो 45 डिग्री से ज़्यादा होता है, मीन्स 60 पे 65 पे उसको हिट करते हैं और वो मीन्स ऐसे लैंड पे अपर हाइट पे वो जाके गिरता है, तो उसका जो एंगल होगा वो 45 से ज़्यादा होगा। तो इस ज़्यादा होगी हाइट से वो रिलीज़ किया गया होगा कोई ऑब्जेक्ट, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी अकॉर्डिंग टू बायोमैकेनिक्स। 6 एंड लास्ट हमारा जो है स्पिन फैक्टर है, इसको हम स्पिन बोलते हैं। स्पिन भी इफेक्ट डालता है प्रोजेक्टाइल मोशन पे। अ स्पिनिंग प्रोजेक्टाइल एक्सपीरियंस सरफेस प्रेशर वेरिएशन दैट द रिजल्ट इन द सो कॉल्ड मैग्नेस इफेक्ट। तो आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर राउंड शेप का है तो वो हवा में अगर हम उसको रिलीज़ करते हैं तो उसने गोल गोल घूम के जाना है, जिस पे हवा का रेजिस्टेंस बढ़ता है। जैसे आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे ये बॉल है, जैसे ये घूम के ट्रैवल कर रही है तो इस पे दोनों साइड जो हवा का रेजिस्टेंस लग रहा है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं। इससे क्या है, ऐसी फोर्स या प्रेशर क्रिएट होता है जो बॉल को रोटेशन करके और उसकी डायरेक्शन और उसकी हाइट को कम कर देता है। जैसे द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल डायरेक्टली अफेक्ट द डिस्टेंस दैट द प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स। द रीज़न फॉर दिस इज़ द एयर प्रेशर एक्टिंग ऑन द बॉल। तो ये क्या है, मीन्स उस बॉल पे जो एयर रेजिस्टेंस है वो इफ़ेक्ट डालता है, जिसके कारण वो जल्दी नीचे आ जाती है। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो है हवा के रेजिस्टेंस का प्रेशर, जहाँ हम स्पिन का जो है प्रेशर के कारण। Air moves from the high to low pressure. The air pressure acting on the ball will cause it to the stay up longer, increasing the vertical component of the trajectory and the distance travel। जैसे आपने देखा होगा कि अगर बॉल को बास्केटबॉल को हमने बकेट में डालना है तो उसको हम रोटेशन करके थ्रो करते हैं, ताकि वो उसका जो इफ़ेक्ट है उसकी स्पीड को स्लो करे और वो बकेट में गिर जाए। तो वो उसकी रोटेशन पे डिपेंड करता है कि फॉरवर्ड रोटेशन हो रही है, साइडवर्ड हो रही है या बैकवर्ड हो रही है, उसके अकॉर्डिंग स्पीड स्लो एंड उसकी हाइट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इफेक्ट पड़ता है। जैसे ये फुटबॉलर की एग्जांपल है, तो इसने जो किक है मींस साइडवर्ड बाहरी साइड से किक मारी है और बॉल अंदर की साइड, जैसे अंदर की साइड वो रोटेशन कर रही है, जिसका इफेक्ट उसकी स्पिन और एयर रेजिस्टेंस पे पड़ता है और ये बॉल धीरे धीरे से टर्न करके ऐसे प्रोजेक्टाइल जो ट्रेजेक्ट्री बना रही है और जाके मींस जो बॉल है वो गोल के अंदर चली जाएगी। तो ये इफ़ेक्ट है स्पिन का और उसको एंड मैग्नेस फोर्स का। तो ये हमारे 6 फैक्टर थे जो इफ़ेक्ट डालते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कवर हो गया, सो आपको क्लियर हो गया। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है या कोई ऐसा पॉइंट है जो मेरे से स्किप हो गया है तो वो मेरे को कमेंट करके मेरे को सजेशन दे सकता है और उसका आंसर मैं दूंगा ज़रूर। एंड फॉर द मोर वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है कि वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, आपकी तरफ से लाइक एंड शेयर का जो मोटिवेशन मिलता है मेरे को एनर्जी देता है मोर वीडियो बनाने के लिए। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे बच्चे बेनिफिट ले सकें और अपना सिलेबस कवर कर पाएँ। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मीन्स लिख के मेरे को सजेशन दें। और अगर इन टॉपिक के रिलेटेड जो एमसीक्यू अगर आप करना चाहते हो डेस्क बोर्ड पे, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है मीन्स स्टडी विद परम सर, तो आप उसको चैनल पे जा सकते हो, स्टडी विद परम सर। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन करके अपने सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप उस पर अटैम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।